इटली के सुनसान इलाके में बना एक वुडन हाउस जिसके एटिक में एक बहुत पुराना रेडियो है। जैसे उस रेडियो को ऑन किया जाता है वहां पर एक लेडी की आत्मा आ जाती है जो कहती है चुप रहो, वो हमें सुन सकता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग साउंड ऑफ साइलेंस। ये कहानी है इटली की, जहां पर एक सुनसान इलाके में एक घर है और इस घर का ओनर पीटर अपने एटिक में है, जहां पर उसे अपने सामान के साथ एक रेडियो मिलता है जो कि बहुत ही पुराना है। उसे इस रेडियो के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो उसे ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ वहां पर आती है और कहती है कि जल्दी खाना खाने के लिए नीचे आ जाओ। पीटर अपनी वाइफ को भी वो रेडियो दिखाता है और बताता है कि ये पुराने बॉक्स में था। उसकी वाइफ कहती है कि जल्दी खाना खाने नीचे आ जाओ। ये कहकर वो नीचे चली जाती है और अब पीटर उस रेडियो को ऑन कर देता है और जैसे ही रेडियो ऑन होता है टीवी के सिग्नल चले जाते हैं। घर की जो क्लॉक होती है उसकी टिक टिक बंद हो जाती है और इसके बाद रेडियो के अंदर से आवाज आती है चुप रहो, वो हमें सुन सकता है। पीटर ये आवाज सुनकर रेडियो को बंद कर देता है, पर कुछ ही देर बाद वो एक बार फिर से रेडियो को ऑन करता है और तभी एटिक में उसे एक लेडी दिखती है जो खुद रेडियो को बंद करके वहां से गायब हो जाती है। पीटर घबरा जाता है, उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है, इसीलिए वो एक बार फिर से रेडियो को ऑन करता है। तभी वो लेडी एक बार फिर से आती है और कहती है चुप रहो, वो हमें सुन सकता है, और फिर से रेडियो को बंद करके वहां से गायब हो जाती है। और पीटर समझ चुका है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ से निकलना चाहता है, पर तभी उसके पैर से खिलौना टकरा जाता है जिसकी आवाज से वहां पर एक आदमी की आत्मा आती है और पीटर के ऊपर हमला कर देती है। पीटर की आवाज सुनकर उसकी वाइफ अब ऊपर की तरफ आ रही होती है। इसके बाद हम पीटर के चीखने की आवाज सुनते हैं। दूसरी तरफ हमें पीटर की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम एमा है। वो एक सिंगर बनना चाहती है और आज वो ऑडिशन के लिए आई है, पर जब उसका ऑडिशन होता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है जिस वजह से वो अपना ऑडिशन नहीं दे पाती। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है कि मैं एक बार फिर से घबरा गई, इसीलिए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी तुम बहुत बड़ी सिंगर बनोगी। तभी एमा की मॉम का कॉल आता है। वो बताती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें जल्दी इटली वापस आना होगा। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इटली वापस आ जाती है, जहां पर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर आकर बताता है कि तुम्हारे पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनके शरीर पर घाव के निशान हैं, उनके सर पर गहरी चोट आई थी जिस वजह से उनके दिमाग में क्लॉट हो गया और वो कोमा में चले गए। साथ ही तुम्हारी मॉम के शरीर पर भी घाव के निशान है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता ने उनके साथ हिंसा की है, यानी कि मारपीट, जिस वजह से उसकी मॉम ने उसके पिता को यानी कि पीटर को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया और वो कोमा में चले गए। इसके बाद एमा अपनी मॉम के पास जाती है, उनके चेहरे पर घाव के निशान है। वो कहती है कि हॉस्पिटल आज रात को आपको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता है। जिसके बाद यहाँ पर एमा की मॉम को नर्स लेने के लिए आ जाती है। एमा की मॉम एमा को बताती है कि पिछली रात को तुम्हारे पिता ने मेरे साथ हिंसा जरूर की थी, पर वो तुम्हारे पिता नहीं थे। ये मेरी कार की कीज हैं, पर घर मत जाना, वहां पर तुम सुरक्षित नहीं हो। इसके बाद एमा की मॉम को नर्स अपने साथ ले जाती है। एमा का बॉयफ्रेंड होटल बुक कर रहा होता है, पर एमा मना कर देती है और कहती है कि हम घर जाएंगे। इसके बाद ये दोनों के दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहां पर एमा अपने बॉयफ्रेंड को अपना घर दिखाती है। यहाँ पर उसका स्टूडियो भी होता है जो कि साउंड प्रूफ है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैंने यहीं पर कई कई घंटे प्रैक्टिस की है, साथ ही मैंने अपनी जिंदगी का पहला गाना यहीं पर अपने डैड के साथ रिकॉर्ड किया था। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को एटिक में ले जाती है और बताती है कि ये मेरे डैड की फेवरेट जगह है, यहाँ पर वो छोटी मोटी चीज़ों को रिपेयर करते हैं। यहाँ पर वो रेडियो भी होता है जिस रेडियो को ऑन करने के बाद सारी घटनाएं घटी थी। एमा बहुत ज़्यादा सैड है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि डैड ने मॉम के ऊपर हाथ उठाया। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिलहाल मैं खाना बनाने नीचे जाता हूँ। उसका बॉयफ्रेंड नीचे चला जाता है। एमा के सामने वही पुराना रेडियो है जिसे वो ऑन कर देती है,
पर फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं होता। इसके बाद वो नीचे आ जाती है, तभी उसे टाइपराइटर की आवाज़ आती है और जब वो टाइपराइटर के पास जाती है तो वहाँ पर किसी ने हेल्प टाइप किया होता है। एमा को लगता है कि शायद ये पहले से टाइप्ड है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि फ्रिज में जितनी भी सब्जियां थी वो सब खराब हो चुकी हैं। ये बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑनलाइन किसी तरह की कोई सर्विस नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि यहाँ आते हुए मैंने एक फूड वैन को देखा था, मैं वहीं से फूड लेकर आता हूँ। एमा कहती है कि कार लेकर चले जाओ, पर वो कहता है कि हॉस्पिटल से कभी भी कॉल आ सकता है, इसीलिए कार तुम यहीं पर रखो। बाहर एक मैंने पुरानी साइकिल देखी है, मैं उसी से फूड लेने जाता हूँ। जल्दी साइकिल से वो वैन तक पहुंच जाता है जहां पर पहले से एक आदमी बैठा हुआ था और जब वो फूड ऑर्डर करता है तो वो आदमी उसकी साइकिल चुरा कर यहाँ से चला जाता है। साथ ही वो अपना वॉलेट घर में भूल चुका है, इसीलिए वो फूड नहीं खरीद पाता और अब उसे वापस एमा के घर पैदल ही जाना होगा। एमा घर पर पूरी तरह से अकेली है। वो अपने रिकॉर्डिंग रूम में जाती है जहां पर उसका एक पुराना रिकॉर्डेड कैसेट होता है जिसमें उसकी और उसके डैड की आवाज है। एमा अपने पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करना चाहती है, इसीलिए वो उस कैसेट को प्ले करती है और तभी कैसेट के अंदर से उसी लेडी की आवाज आती है, चुप रहो, हमें कोई सुन सकता है। एमा ये आवाज सुनकर डर जाती है और तभी एटिक में जो रेडियो होता है वो अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिसमें एक पुराना क्लासिकल गाना प्ले हो रहा होता है। वो ऊपर एटिक में जाती है, पर इससे पहले कि वो रेडियो को ऑफ करती, वहां पर एक लेडी की आत्मा आ जाती है जो रेडियो को ऑफ करके वहां से गायब हो जाती है। ये वही लेडी है जिसकी आवाज, जिसकी आत्मा बार बार कहती है चुप रहो, कोई हमें सुन सकता है। एमा पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए एक बार फिर से वो रेडियो को ऑन करती है, जिसके बाद उसे उसी लेडी की आत्मा एटिक के कॉर्नर पर दिखाई देती है। वो जल्दी से रेडियो को ऑफ कर देती है, पर इसके बाद जब वो दोबारा रेडियो को ऑन करती है तो वो आत्मा उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, जिस वजह से डर कर वो रेडियो को ऑफ कर देती है और तभी उसका फोन रिंग होता है जो कि नीचे है। वो जल्दी से नीचे जाती है, दरअसल ये उसके बॉयफ्रेंड का कॉल है, पर इससे पहले कि वो उसके कॉल को रिसीव करती, बैटरी कम होने की वजह से उसका फोन ऑफ हो जाता है और अब उसका लैंडलाइन फोन रिंग होता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और रिसीवर को उठाकर नीचे रख देती है, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में जो आत्माएं हैं वो नहीं चाहती कि इस घर में शोर हो और अब वो इस घर से निकलना चाहती है। पर इससे पहले कि वो घर से बाहर निकल पाती, उसके सामने एक आदमी की आत्मा आ जाती है। ये वही आत्मा है जिसने एमा के डैड के ऊपर हमला किया था और अब वो एमा के ऊपर भी हमला कर देता है, पर अगले पल वो यहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद घर के सभी खिड़की दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। एमा दरवाजा खोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और तभी टाइपराइटर चलने की आवाज आती है। एमा टाइपराइटर के पास आती है, एक बार फिर से उस पर किसी ने हेल्प टाइप किया होता है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई है जो उससे बात करना चाहता है और अब एमा टाइपराइटर पर टाइप करती है हु आर यू, पर इससे पहले कि उसे जवाब मिल पाता, उसी आदमी की आत्मा एक बार फिर से टाइपराइटर को उठाकर नीचे पटक देती है और अब एमा एटिक में आ जाती है और उसकी विंडो को खोलने की कोशिश करती है। वहां पर वही टॉय भी होता है जिस पर उसके डैड का पैर लगा था। एमा का पैर भी उस पर लग जाता है, जिसके बाद रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है। उस बच्ची की आत्मा वहां पर आती है और रेडियो ऑफ करके चली जाती है और अब खुद एमा रेडियो के पास आती है। वो रेडियो को ऑन करती है, जिसके बाद उस बच्ची और उस लेडी की आत्मा उसके सामने आ जाती है। लेडी चिल्लाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है और अगले पल वहां से गायब हो जाती है। एमा खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, पर अब वहां पर उस आदमी की आत्मा आकर उसे उठाकर नीचे पटक देती है, जिससे एमा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से उसी लेडी की आत्मा रेडियो को ऑफ कर देती है। एमा को कुछ देर के बाद होश आता है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो नीचे अपने साउंड स्टूडियो में चली जाती है जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अपने फोन को चार्जिंग पर लगाती है और एक बार फिर से उसी कैसेट को सुनती है जिसमें उसने लेडी की आवाज को सुना था और अब भी उसमें से वही आवाज आ रही होती है, चुप रहो, वो हमें सुन सकता है। एमा पूछती है कि कौन सुन सकता है, जिसके बाद उस आदमी की आत्मा कहती है मैं। एमा पूछती है कि तुम क्या चाहते हो,
उस आदमी की आत्मा कहती है तुम्हारी जिंदगी का खात्मा। ये सुनकर एम्मा बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं हमें घर के बाहर एम्मा के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो अब वापस लौट चुका है और जैसे वो घर की डोरबेल को बजाता है तो घर के अंदर हम उस आदमी की आत्मा को विजिबल होते हुए देखते हैं, क्योंकि साउंड से वो विजिबल हो जाता है। एम्मा घर की बेल की आवाज नहीं सुन पाती क्योंकि वो स्टूडियो के अंदर है जो कि साउंड प्रूफ है। और अब उस आदमी की आत्मा बेसमेंट के दरवाजे को खोल देती है जो कि घर के पीछे से है। एम्मा के बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो बेसमेंट में है, इसीलिए उस रास्ते से नीचे पहुंच जाता है जहां पर उस आदमी की आत्मा उसके ऊपर हमला करती है। वहीं स्टूडियो के अंदर से एम्मा, जिसका फोन अब चार्ज हो चुका है, वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है पर स्टूडियो के अंदर सिग्नल नहीं होते, इसीलिए धीरे से वो बाहर आती है। और जब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है तो बेसमेंट से उसके फोन के रिंग होने की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद नीचे है और जब वो नीचे जाती है वो देखती है कि वहां पर उसका बॉयफ्रेंड सर पकड़कर बैठा हुआ है। वो किसी तरह से उसे ऊपर लाती है और एक पेपर पर लिखती है वी कांट स्पीक, समवन इज हियर। वो पूछती है क्या तुमने किसी को देखा? उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं। और अब एम्मा टीवी को ऑन करती है ताकि वो भी आत्माओं को देख सके, पर टीवी ऑन होने के बाद भी वहां पर कोई आत्मा नहीं आती। जिसके बाद वो अपने साउंड स्टूडियो में अपने बॉयफ्रेंड को ले जाती है और हेडफोन से उसी लेडी की आवाज सुनाने की कोशिश करती है पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। और जब एम्मा हेडफोन्स को पहनती है तो उस लेडी की आत्मा कहती है वो तुम्हारे पीछे है। और जैसे एम्मा पीछे देखती है तो वहां पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता, जिससे वो डर जाती है। वो धीरे धीरे डरते हुए स्टूडियो से बाहर आती है। सामने सोफे पर उसका बॉयफ्रेंड बैठा होता है। उसकी आवाज और उसकी आंखें बदल चुकी है। इसका मतलब ये है कि उस आदमी की आत्मा ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं रूम में उसे उसी लेडी की आत्मा भी दिखती है जो इशारे से उसे कहती है कि कुछ मत बोलना। पर अब उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर हमला कर देता है और इससे पहले कि वो एम्मा को नुकसान पहुंचा पाता वहां पर बच्ची की आत्मा आती है जो उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। एम्मा को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो भागकर एटिक में वापस आ जाती है जहां पर एक बार फिर से रेडियो अपने आप ही प्ले हो जाता है। उस बच्चे की आत्मा वहां पर आती है जो एम्मा को धक्का देती है और जैसे ही एम्मा गिरती है वो किसी दूसरे घर में पहुंच जाती है। ये वक्त भी बहुत पुराना है। एम्मा यहाँ पर उसी लेडी और उसकी बेटी को देखती है। इस घर में वही रेडियो होता है जिसके ऑन होते ही आत्माएं सामने आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बच्ची उसी लेडी की बेटी है जिनकी आत्माएं एम्मा को घर पर दिख रही थी। वो लेडी अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारे डैड के वापस आने का वक्त हो चुका है, बिल्कुल शोर मत करना। उसकी बेटी पूछती है कि डैड को शोर पसंद क्यों नहीं है। वो बताती है कि वॉर के बाद वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शायद उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, इसीलिए हमें घर पर बिल्कुल शांति रखनी होगी। दरअसल वॉर के वक्त उसने बहुत खून खराबा, बहुत शोर सुना था, इसीलिए जरा से शोर की आवाज से वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। वो लेडी घर के रेडियो को, घड़ियों को, हर एक चीज को बंद कर देती है ताकि घर में पूरी तरह से शांति हो। जल्दी उसका हस्बैंड वापस लौट जाता है जो वही आदमी है जिसकी आत्मा ने एम्मा के डैड, एम्मा के बॉयफ्रेंड और खुद एम्मा के ऊपर हमला किया था। वो डाइनिंग टेबल पर अपना सर पकड़कर बैठा हुआ होता है और जब उसकी वाइफ उसे खाना सर्व कर रही होती है तो गलती से उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है जिससे वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मारता है। उसकी बेटी डरी सहमी सब कुछ ये देख रही होती है। कुछ देर के बाद जब उसकी बेटी अपना टॉय उठाने के लिए जाती है जो रेडियो के पास था, वो गलती से रेडियो गिर जाता है और ऑन हो जाता है। वो आदमी अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। वो अपनी बेटी को सबक सिखाना चाहता है, उसे पीटना चाहता है और जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती है। गुस्से में वो अपनी वाइफ को मार देता है। वो देखकर उसकी बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। वहां पर सीजर्स होती है, वो सीजर्स को उठा लेती है और अपने डैड के ऊपर हमला करती है, पर मरने से पहले उसके डैड उसे भी मार देते हैं और इस तरह से पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। एम्मा इस सब कुछ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे उस लेडी और उसकी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, पर वो जानती है कि ये इस वक्त की घटना नहीं है, वो उनकी मदद नहीं कर सकती। जो कुछ भी उस बच्ची की आत्मा ने उसे दिखाया है वो पास्ट का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है।
और अब उसका बॉयफ्रेंड एटिक में आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो एमा को मारता, एमा के हाथ में टॉय आ जाता है जिससे वो उसके सर पर हमला करके नीचे साउंड स्टूडियो के अंदर आ जाती है। जल्दी उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आ जाता है, जो सामने लगे हुए ग्लास में एमा को देख सकता है, और अब वो भी स्टूडियो के अंदर चला जाता है और एमा जल्दी से स्टूडियो के बाहर आकर उसे बाहर से लॉक कर देती है। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड ने ग्लास पर जो उसे देखा था वो सिर्फ एमा की रिफ्लेक्शन थी, जबकि वो पीछे छुपी हुई थी, और अब उसने उसे अंदर लॉक कर दिया है। बाहर आने के बाद वो अंदर लाउड म्यूजिक प्ले करती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड के अंदर से उस आदमी की आत्मा बाहर निकल जाए। आवाज से उस आदमी की आत्मा को बहुत तकलीफ हो रही होती है, इसीलिए स्टूडियो के अंदर वो सब कुछ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एमा घर के सभी डिवाइसेस को ऑन कर देती है और एटिक में जाकर छुप जाती है, और अब उसका बॉयफ्रेंड जिसके अंदर उस आदमी की आत्मा है जिसने उसके शरीर पर कब्जा किया है, वो स्टूडियो के ग्लास को तोड़कर ऊपर एटिक में आ जाता है। एमा उसके सामने है। एमा उससे नहीं डरती, वो कहती है गो टू हेल, और अब वो घर के सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर देती है जिसकी आवाज बहुत तेज होती है। एमा के बॉयफ्रेंड को इससे बहुत तकलीफ होती है, पर अगले पल घर का करंट अपने आप ही ऑफ हो जाता है, जिस वजह से सारे डिवाइसेस और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अलार्म सिस्टम भी ऑफ हो चुका है। एमा के सामने उसका बॉयफ्रेंड है जो कि पूरी तरह से पजेस्ड है। एमा के पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, पर तभी रेडियो एक बार फिर से ऑन हो जाता है जिसके अंदर से उस आदमी की वाइफ और उसकी बेटी की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और उन आवाजों को सुनकर एमा के बॉयफ्रेंड के अंदर जो उस आदमी की आत्मा है उसे बहुत तकलीफ होती है। एमा समझ जाती है कि यह आदमी बाहरी साउंड से ज्यादा उसकी बेटी और उसकी वाइफ की आवाजें उसे तकलीफ देती है। तभी उसकी वाइफ और उसकी बेटी की आत्माएं वहां पर आ जाती है, जो एमा के हाथ पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है। एमा भी उनके साथ चिल्लाती है। उस आदमी की आत्मा इनकी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और एमा के बॉयफ्रेंड को छोड़कर एक बार फिर से उसी रेडियो के अंदर कैद हो जाती है जहां से वो आजाद हो गई थी, जिसके बाद रेडियो डैमेज हो जाता है। एमा का बॉयफ्रेंड अपने होश में आ चुका है। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि एमा अपने परिवार के साथ इस घर में खुशी खुशी रहती है। अब इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे पता है कि उसकी मॉम के ऊपर जिसने अटैक किया था वो उसके डैड नहीं थे, बल्कि वही आत्मा थी जिसने उसे मारने की कोशिश की। एमा ने अपनी हिम्मत, साहस और विल पावर से उस आत्मा को हरा दिया। इसके बाद वो वापस न्यूयॉर्क लौट जाती है। एक बार फिर से उसका ऑडिशन होता है और इस बार ऑडिशन वो बहुत कॉन्फिडेंटली देती है, जिसमें वो पास हो जाती है और अब वो अपनी जिंदगी का पहला एल्बम रिकॉर्ड करेगी। वहीं हमें उस रेडियो को दिखाया जाता है जो कचरे में पड़ा होता है। तभी वहां से वही आदमी गुजरता है जिसने एमा के बॉयफ्रेंड की साइकिल को चुराया था। वो उस रेडियो को उठाकर एक एंटीक शॉप में ले जाता है और वहां पर वो उस रेडियो को बेच देता है। उस देर के बाद वो लेडी उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करती है, पर वो ऑन नहीं होता। वहीं पर एक पेंटिंग होती है, जिस पेंटिंग को वो देखती है उसकी कुछ पिक्चर्स को क्लिक करती है और कपड़े के अंदर रैप कर देती है। वो देखती है कि कपड़े के अंदर कुछ हलचल हो रही है। वो एक बार फिर से पेंटिंग को खोलती है। उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता, पर अगले पल पेंटिंग के अंदर से दो हाथ आते हैं जो उसे पेंटिंग के अंदर खींच लेते हैं। जिस तरह से वो रेडियो एक श्रापित रेडियो था जिस बारे में हमें नहीं बताया गया कि वो श्रापित कैसे हुआ, उसी तरह से शायद ये पेंटिंग भी श्रापित है जिसके ऊपर एक और कहानी बन सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।